हाय, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर ऑफ बायोलॉजी इमरान खान। ये जो आपके सामने आपको नजर आ रही है एक स्ट्रक्चर जो घूम रही है, ये कोई सीढ़ी नहीं है, बल्कि ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और ये जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बहुत बाद में जाकर पता चला था कि डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसे भी होती है। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इससे पहले क्या कंसेप्ट था और डीएनए के लिए हम कौन सी टर्म यूज कर सकते हैं। डीएनए कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना है, डीएनए में कितनी तरह के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और डीएनए की स्ट्रक्चर में डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल क्या है। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट डीएनए। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डीएनए को कि व्हाट इज डीएनए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे किसी भी वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज डीएनए। सो डीएनए को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड के सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। सो डीएनए क्या है? एक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, एक टाइप है दैट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिनको एब्रिवेट करके डीएनटीपीज लिखा जाता है। सो डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है, और वो किस चीज का पॉलीमर है? वो एक्चुअली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। इट इज आल्सो कॉल्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो वर्ड डी है वो डीऑक्सी से निकला है, एन न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड। इसको एब्रिवेट करके हम क्या लिखते हैं? डीएनए। एंड इट एक्ट एज ए हेरिडिटरी मटेरियल बिकॉज इट कंटेन जीन एंड इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। कंपोजिशन हम देखते हैं कि डीएनए किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन में कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इट इज अ डबल पॉलीमर। ये आइडिया बहुत बाद में पता चला था कि डीएनए एक डबल पॉलीमर है। यही चीज आपसे एमसीक्यूज में आ सकती है। अल्फा ऑप्शन उसमें डीएनए दे सकता है आपको, बीटा ऑप्शन आपको क्या दे सकता है? आरएनए। चार्ली ऑप्शन में हीमोग्लोबिन देता हूं, डेल्टा ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज लिख सकता हूं। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एंट्री टेस्ट में या किसी भी बायो से रिलेटेड टेस्ट में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल पॉलीमर। तो आंसर क्या होगा? डीएनए। जिनको नहीं पता होगा वो ऑल ऑफ दीज में चले जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रा पॉलीमर? तो हीमोग्लोबिन एक टेट्रा पॉलीमर है। विच वन इज अ सिंगल पॉलीमर? आरएनए। एंड विच वन इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमर? तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे एग्जांपल हैं पॉलीमर के। तो ये तो बाद में पता चला था कि डबल पॉलीमर है और इसकी दो स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड एक पॉलीमर है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी स्ट्रैंड दूसरा पॉलीमर है 3 टू 5। सो डीएनए इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन, and each chain is DNA is composed of 4 types of DNA nucleotide. So ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, how many types of DNA nucleotide are there? I am talking about type, not number. So how many types of DNA nucleotide are there? 4. कौन से? Number 1 deoxyadenosine triphosphate, number 2 deoxyguanosine triphosphate, number 3 deoxycytidine triphosphate, number 4 deoxythymidine triphosphate। इन सब को एब्रिवेट करके हम एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेजेस। अब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेजेस मीन ये सारे ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में है, और इसमें न्यूक्लियोटाइड का नाम किस बेस पर होगा? ऑन बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एडिनिन, इसी तरह से ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये फिर कंसेप्ट यूज होता है जब हम डिस्कस करते हैं सेल साइकिल वाला चैप्टर। वहां पर जब हम इंटरफेज को देखते हैं,
इंटरफेज में जब हम देखते हैं एक G1 स्टेज होती है, S स्टेज होती है और G2 स्टेज होती है। G1 में लिखा होता है कि ड्यूरिंग G1 फेज डीएनए सब यूनिट आर एक्यूमुलेटेड, और ये डीएनए सब यूनिट कितनी तरह के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ डीएनए सब यूनिट्स होते हैं, और ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड मिलियन ट्रिलियन के हिसाब से G1 स्टेज में बन रहे होते हैं। सो ऑल दीज न्यूक्लियोटाइड आर एक्चुअली synthesized accumulated during which stage of interphase G1 स्टेज। फिर आगे एस फेज में वो यूनाइट करते हैं, फास्फोडाइस्टर लिंकेजेस बनती हैं, पॉलीमरेज इन एक्शन में आती है और डीएनए रेप्लिकेशन बनती है, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो एरवन चारगाफ का रोल भी है और इसका रूल भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी सर, रोल भी है और रूल भी है। रोल इसका किरदार है डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, और रूल इसने एक कानून बनाया, प्रिंसिपल बना दिया कि हमेशा प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल होती हैं। एक्चुअली व्हाट वाटसन एंड क्रिक प्रेजेंटेड लेटर ऑन वाज द आइडिया फ्रॉम डिफरेंट साइंटिस्ट। सो वाटसन एंड क्रिक ने इन तमाम साइंटिस्ट के आइडिया को परसीव किया, बहुत जल्दी काम किया और मॉडल दिया, जिसको हम डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम देखते हैं क्या रोल था एरवन चारगाफ ने। एक्चुअली इसने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल में से, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल में बेस कंपोजिशन को स्टडी किया। बेस कंपोजिशन मीन उसमें नाइट्रोजनस बेसिस की कंपोजिशन देखी कि किसी भी सेल में एडेनिन कितनी है, किसी भी सेल के डीएनए जितना भी टोटल डीएनए उसमें एडेनिन कितनी है, उसमें थायमिन कितनी है, उसमें ग्वानिन कितनी है और साइटोसिन है। तो एरवन चारगाफ का रोल क्या था? He actually studied the base composition of DNA present in different cell of different organism। फिर उसने क्या किया? डेटा इकट्ठा किया। वो डेटा इकट्ठा करने के बाद जब उसने डेटा एनालिसिस किया तो उसको पता चला कि हमेशा सेल में एडेनिन थायमिन के इक्वल होगी, यानी जो अमाउंट किसी एक सेल में एडेनिन नाइट्रोजनस बेस की थी वही थायमिन की आ रही थी, और जो ग्वानिन की थी वो साइटोसिन की थी। क्लियर हो गया? सो हमेशा यहां से ये आइडिया जब लिया गया, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। तो जो वाटसन एंड क्रिक ने आइडिया लिया था ना कि डीएनए हैव कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, कि एडेनिन हमेशा थायमिन से बाइंड करती है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से, वो यहां से लिया गया था। देखे ना, जब दोनों के अमाउंट इक्वल है, इट्स मीन के दोनों पेयर बनाती हैं। जैसे मैं आपको कहूं एक घर के अंदर कितने, किसी भी घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर 10 कपल रहते हैं, सिर्फ कपल रहते हैं, उसमें सिंगल बंदा कोई भी नहीं है। 10 कपल हैं तो उसमें जितने लड़के होंगे इतनी लड़कियां, चूंकि वो कपल फॉर्म है। तो सो ये पॉइंट याद रखना कि चूंकि एडेनिन और थायमिन हमेशा कपल बनाती हैं, जोड़ा बनाती हैं, सो एडेनिन और थायमिन हमेशा क्या हैं? वो इक्वल इन अमाउंट होंगे। सो यू आर एडेनिन, जस्ट लुक अराउंड यू आर थायमिन, यू आर ग्वानिन, जस्ट लुक अराउंड यू आर साइटोसिन। अपना कपल खुद ढूंढना है आपने। अब यहां से हम कह सकते हैं जब ए और टी इक्वल हैं और जी और सी इक्वल हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं कि 2 और 2 बराबर हैं, 3 और 3 बराबर हैं, यहां से एक मैथमेटिक्स का रूल अभी मुझे याद आ रहा, जो मैंने प्रोबेबली अपनी 9th क्लास में या इससे भी पहले डिस्कस किया था। 9th क्लास का तो बहुत क्लियर कट अलजेब्रा है। उसमें होता था कि अगर ए और बी इक्वल हैं और सी और डी इक्वल हैं, इसका मतलब है ए और बी का सम हमेशा सी और डी के सम के इक्वल होगा। सो आप देख सकते हैं इट्स मीन 2 + 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 + 3। तो आप देख सकते हैं 5 और 5 क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं ना। तो ये रूल हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन का सम थायमिन और साइटोसिन के सम के बराबर होगा। क्लियर? सो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, चूंकि एडेनिन और ग्वानिन हमेशा क्या बनाती हैं? प्यूरिन बनाती हैं, और साइटोसिन और थायमिन क्या बनाती हैं? पायरिमिडीन बनाती हैं। इसका मतलब है किसी भी सेल के अंदर एक जनरल रूल बन गया, प्रिंसिपल बन गया, जिसको हम कहेंगे चारगाफ रूल,
कि प्यूरिन आर ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट टू पायरामिडीन, हमेशा प्यूरिन और पायरामिडीन इक्वल होती हैं। क्यों? हमेशा एक बड़ी बेस एक छोटी बेस से क्या करती है, पेयर बनाती है। तो यहां से एक और आइडिया वाटसन एंड क्रिक ने लिया था कि डीएनए का जो डायमीटर होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि एक मोटी बेस एक छोटी बेस, प्यूरिन डबल रिंग है, पायरामिडीन सिंगल है, तो हमेशा डबल का मिलाप किससे हो रहा है, वो सिंगल से। तो इस मिलाप की वजह से हम कह सकते हैं कि डीएनए का डायमीटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं उस आइडिया की तरफ जो इससे पहले मौजूद नहीं था। वो क्या था? शुरू में ये कहा जाता था कि डीएनए जस्ट लुक एट द स्लाइड, डीएनए क्या है, वो जस्ट एक सिंगल हेलिकल स्ट्रैंड है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अभी तक ये आइडिया यही था कि डीएनए एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये डबल हेलिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं रखता। ये वो साइंटिस्ट हैं फ्रैंकलिन एंड विल्किन, दो ओल्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि डीएनए एक्चुअली क्या रखती है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखती है। इन्होंने क्या किया, एक डीएनए का क्रिस्टल लिया, डीएनए को क्रिस्टल लिया, इस डीएनए के क्रिस्टल के ऊपर उन्होंने एक्सरे बम्बार्ड की, डीएनए के क्रिस्टल के ऊपर क्या की, एक्सरे बम्बार्ड की। टेक्निक का नाम होगा एक्सरे नाम टेक्निक, तो जो कि यूज क्या करेंगे, एक्सरे। अब चूंकि हम इनको किस पर बम्बार्ड कर रहे हैं, डीएनए क्रिस्टल पर, इस टेक्निक का नाम एक्सरे क्रिस्टल यूज हो जाएगा। और जब उन्होंने देखा कि डीएनए जब इसके साथ टकराई क्रिस्टल के साथ, तो आपको पता है जब रेज क्रिस्टल के साथ टकराती हैं तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, वो डिफरेंट एंगल में डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, और एक वहां पर ग्राफ सा बना, 3 डायमेंशनल एक ग्राफ बन गया, एक सर्कुलर पैटर्न अपीयर हुआ स्क्रीन के ऊपर। तो चूंकि एक पैटर्न अपीयर होता है, इसको टेक्निक को क्या कहते हैं, ग्राफी। दे यूज द टेक्निक ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसमें क्या किया, दे परफॉर्म एक्सरे डिफ्रैक्शन, चूंकि एक्सरे को डिफ्रैक्ट करवाया गया, एनालिसिस ऑफ डीएनए एंड रिकॉर्डेड डिफ्रैक्शन पैटर्न, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने एक फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड किया, और जिससे उनको पता चला कि इट इज अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। बेटा फिजिक्स में आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन हमेशा 3 डायमेंशनल होती है। चूंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न किस में था, सर्कल में था, तो यहां से पहला आइडिया इनको मिल गया कि डीएनए इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, डीएनए इस तरह से डबल हेलिकल को स्ट्रक्चर है। तो वाटसन एंड क्रिक ने यहां से आइडिया ले लिया कि डीएनए क्या है, डबल हेलिकल है, वो डबल पॉलीमर है। तो ये आइडिया उनका डबल हेलिकल कहां से लिया गया, वो रोल ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किन से लिया गया। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए, वो फर्स्ट टाइम सेड दैट डीएनए इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो फ्रैंकलिन एंड विल्किन, वो फर्स्टली डिस्कवर्ड द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फ्रैंकलिन एंड विल्किन। और दूसरा उन्होंने कहा कि इट इज अ हेलिक्स शेप, वो हेलिकल शेप में होता है, बिल्कुल ऐसे 2 स्ट्रैंड इस तरह से नहीं होती है, स्ट्रेट नहीं होती है। ये एक्चुअली जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस, और दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाएगी तो ये इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी। यहां से उन्होंने कहा था कि डीएनए जो होता है वो हेलिक्स है 2 नैनोमीटर एंड ऑफ कंप्लीट हेलिकल टर्न इज 3.4 नैनोमीटर, कि यहां से लेकर यहां तक जो कंप्लीट हेलिकल टर्न है, जिसको आगे हम डबल हेलिकल मॉडल में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब हम आते हैं रोल ऑफ वाटसन एंड क्रिक, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये वो 2 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। एक्चुअली इन्होंने बहुत से आइडियाज डिफरेंट साइंटिस्ट के लिए, और चूंकि इन्होंने बहुत जल्दी काम करके पब्लिश कर दिया, तो हमेशा साइंस में जिसकी पब्लिकेशन फर्स्ट हो जाती है तो हमेशा नाम उसी से मंसूब होता है। तो चूंकि इन्होंने बहुत से आइडियाज लेकर, आइडिया आप किसी का भी ले सकते हैं, इसको चोरी नहीं कहते हैं, आइडियाज आप किसी से भी लेकर आप उस पर काम कर सकते हैं, तो आइडिया का कॉपीराइट नहीं होता, ठीक है। आइडिया का कॉपीराइट, कोई मॉडल किसी ने पेश किया हुआ एग्जैक्ट, उसका कॉपीराइट होगा। उन्होंने आइडिया लिए डिफरेंट साइंटिस्ट के, और उस आइडिया से उन्होंने क्या किया, तो वाटसन एंड क्रिक ये 2 साइंटिस्ट थे। अब देखें ये मॉडल वो बना रहे हैं, उनका मॉडल बना हुआ है,
टू यंग रिसर्चर थे, क्योंकि यंग थे, इन्होंने जल्दी काम किया, दिन रात में काम करके अपना काम निपटाया। इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वर्क ऑन हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और इन दोनों ने मिल क्या क्या किया, दे प्रोवाइडेड अ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इन 1953। यानी अभी पाकिस्तान के आजाद आने के कुछ अरसा बाद इन्होंने क्या दिया, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर दिया। और ये डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेसन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर मुश्तमिल होगा, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव, आपने इसको लाइक किया, आपने इसको शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने